तो प्रीवियसली हमने देखा था कि कैसे हड़प्पन के बाद हमारे वैदिक एज या आर्यंस हमारे इंडो वाले रीजन में, इंडस वाले रीजन में आए थे, जिसको वो लोग सप्त सिंधु वाला रीजन बोलते थे, और वहाँ पे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन को फॉर्मेशन करी थी। तो वैदिक एज में हमने देखा था कि कैसे कल्चर डाइवर्सिफाई हुए, कैसे उन्होंने की अर्ली वैदिक एज आई, कैसे उनकी लेटर वैदिक एज आई, कि पहले वहाँ पे लोग अर्ली वैदिक एज में वो लोग ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे, देन उन्होंने अपनी स्टेट फॉर्मेशन मतलब किंगशिप की फॉर्मेशन करी विद स्मॉल टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करके, एक स्मॉल टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करके उन्होंने स्मॉल फॉर्मेशन स्टार्ट करी थी अपनी टेरिटोरी की, और देन ये जो स्मॉल टेरिटरी थी वो आगे चल के लार्ज टेरिटोरीज में बदल गई। तो उन्हीं जिनको वो लोग बोलते थे महाजनपद, तो आज हम उसी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा एशियंट हिस्ट्री का है। चैप्टर 4 एशियंट हिस्ट्री, जिसका नाम है महाजनपद। महाजनपद का मतलब होता है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट। महाजनपद जिसका मतलब होता है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट। तो आज हम उसी महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वैदिक एज में जनास का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब होता है ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी जहाँ पे ये लोग क्लैंस में रहते थे और अपने अपने डिफरेंट क्लैन में होके हुए इन्होंने अपने जनास मतलब ट्राइबल सोसाइटी की फॉर्मेशन करी थी। देन इन्होंने धीरे धीरे इस जनास को कन्वर्ट या फॉर्मेशन करी जनपद की। अब ये लोग लैंड के लिए अब इन्होंने स्मॉल टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करा, जिनको ये लोग जनपद बोलते थे, जिसका मतलब है स्मॉल टेरिटरी। फिर टेरिटरी के इनको टेरिटरी के एक्वायर्ड करने की इनकी जो लालसा थी, जो इच्छा थी, जो ग्रीडीनेस थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी विद द हेल्प ऑफ आयरन टूल, विद द हेल्प ऑफ आयरन वेपन के साथ, जो लोहे के वेपन्स थे, इनके पास तलवार थी, स्वॉर्ड्स थे, एरो एंड हेड था, जिसके हेल्प से इन्होंने लार्ज टेरिटरी को एक्वायर्ड कर लिया था इन द आर्यावर्त रीजन, या अगर हम बोले इन द भारतवर्ष रीजन। तो उसी महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब है लार्ज टेरिटरी। तो अगर हम देखें उस टाइम पे लार्ज जो महाजनपद थी वो काफ़ी सारे डिफरेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंटली डिस्क्राइब करी गई हैं, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ब्राह्मण्स टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट में अलग अलग महाजनपद का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। तो ऐसे ही हमारे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुतारा निकाय। हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुतारा निकाय, जिसमें बोला गया है बिटवीन द हिमालयाज एंड नर्मदा, बिटवीन हिमालयाज और नर्मदा के बीच में 16 महाजनपद, जिनको हम 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोलते थे, उसका जो जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है, वो अंगुतारा निकाय में बोल रखा है। क्या बोल रखा है अंगुतारा निकाय में? बिटवीन द हिमालयाज एंड नर्मदा देयर इज 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, जिनको 16 इंडिपेंडेंट स्टेट भी बोलता है, जिनको 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बोलते थे, जो कि हिमालय से लेकर नर्मदा वैली तक, नॉर्थ ऑफ नर्मदा वैली तक लाई करती थी। अब ये जो महाजनपद थी ये भी 2 पार्ट में डिवाइड थी, 2 टाइप में। कैसे? इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिफरेंट महाजनपद की डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो हम उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि उस टाइम पे 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद या क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रशासन। अगर हम प्रशासन की बात करें तो उस टाइम पे 2 टाइप की महाजनपद क्लासिफिकेशन थी। क्या थी? एक थी रिपब्लिक, जिसको हम गण असंघ बोलते थे, और एक थी मोनार्क, जिसको हम किंगशिप बोलते थे। तो हम उनके बारे में
पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ, फिर मैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगी कि क्या रिपब्लिक थी या मतलब गण संघ थी, और क्या मोनार्क के बीच में डिफरेंस था, और कौन कौन सी महाजनपद रिपब्लिक और मोनार्क में लाई करती थी। तो उस टाइम पे 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद थे, 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद थे। पहला था हमारा रिपब्लिक, जिसको गणसंघ बोलते थे, और दूसरा था हमारा मोनार्क, जिसको किंगशिप बोलते थे। तो अब इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि गण संघ के अंदर कौन से महाजनपद आते थे और मोनार्क के अंदर कौन से महाजनपद आते थे। तो अगर हम बात करें पर रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक की फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये थी कि ये जो रिपब्लिक मतलब गण संघ थी, ये ओलिगार्की पे चलती थी। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की वो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक व्यक्ति को चुनता है और वो उनको हेड मतलब वो उनका हेड बनता है या किंग बनता है। और ये जो ओलिगार्की थी ये क्षत्रिय क्लैन की थी। तो इसका मतलब अगर ये क्षत्रिय क्लैन के लोग थे जो आपस में ही सुलह करके अपना किंग बनाते थे, तो यहाँ पे ब्राह्मणिज्म नहीं था। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे ब्राह्मण्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी कि ये हमें एड एंड डिवाइस करेंगे। अगर हम गण संघ की बात करें तो इनका जो साइज था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था। मतलब एक स्मॉल कम्युनिटी थी, एक स्मॉल ग्रुप था जो आपस में ही सलाह मशवरा करके एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता था। अगर हम बात करेंगे जो गण संघ के जो किंग थे ये हेरिडिटरी वाइज नहीं थे। मतलब यहाँ पे कोई वंशागुनत पॉलिसीज नहीं चल रही थी। जैसे कि अगर कोई किंग बना है तो ज़रूरी नहीं है आगे चल के उसका बच्चा ही किंग बनेगा या उसका बेटा या बेटी ही किंग एंड क्वीन बनेगा। इनफैक्ट जो उस ग्रुप ऑफ पीपल्स इलेक्ट करते थे जिसको भी, वही आगे चल के किंग बनता था। जैसे कि अगर हम बात करें गण संघ के महाजनपद की, तो इसमें हमारा वज्जी आता था, माला आता था और अस्माका आता था। ये 3 महाजनपद थे उस एरा के 6th सेंचुरी BCE के जो रिपब्लिक या गण संघ के अंदर कंक्लूडेड होते थे। अब हम बात करके मोनार्क की या किंगशिप की। मोनार्क में किंग एंड क्वीन का हेड होता था। मतलब जो शासन करता था वो क्वीन करती थी या किंग करता था। अपेरेंटली किंग ही हेड होता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्वींस हेड हो या क्वीन हेड करे एक स्टेट को। तो उस टाइम पे हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी इवॉल्व हो गई थी वैदिक एज में। तो जिस वजह से जो किंग हेड ऑफ द सोसाइटी था या हेड ऑफ द स्टेट था वो हमारा किंग ही बनता था, जिसको एड एंड एडवाइस करते थे ब्राह्मण्स। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण्स की इन्वॉल्वमेंट थी जो उनकी कैबिनेट में बैठते थे और उनको बताते थे कि क्या आपके लिए क्या डिसीजन सही है और क्या डिसीजन गलत है। मतलब उनके नक्षत्र देख के बताते थे। कुछ ब्राह्मण्स उनके नक्षत्र देख के बताते थे कि आज आपको लड़ाई लड़नी चाहिए या आज आपको संधि किसी राजा से करनी चाहिए। मतलब संधि मतलब फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इनकी जो कैबिनेट थी वो ब्राह्मण से इन्वॉल्व थी जो उनको एड एंड एडवाइस करते थे। अगर इनकी साइज़ की बात करें, इनकी कैबिनेट की साइज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव थी। एक्सटेंसिव मतलब लार्ज थी, जो काफ़ी एरियाज़ को मतलब काफ़ी पोस्ट को कंपाइल करती थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे, प्रीस्ट भी थे, सेनापतिज भी थे, आर्मी थी, डिफरेंट आर्मी थी जो डिफरेंट बॉर्डर को ऑक्यूपाइड करती थी। अगर हम मोनार्क के किंग की बात करें, जो उनकी पोस्ट थी वो कैसी थी, तो हम देखते हैं मोनार्क की जो किंग की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। मतलब वंशागुनत थी। जो एक बार राजा बन गया आगे चल के उसका ही बेटा या उसके ही रिलेशन में कोई भी जो कैपेबल होगा राजा बनने के लिए वही बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली उसका बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो कितना ज़्यादा वीक हो, चाहे वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ये थी हमारी मोनार्क में। अगर हम इसके महाजनपद में कंक्लूड करें तो इसमें जो महाजनपद आते थे वो हमारे मगध था, कुशाला था, काशी था, अवंती था, गांधार था, एक्सेट्रा। 16 महाजनपद में से सिर्फ एक्सक्लूडिंग दीज 3 वज्जी, माला और स्माका, इन तीनों को छोड़ के जितने भी महाजनपद थे
वो हमारी मोनार्की को फॉलो करते थे, वो सिर्फ मोनार्की को फॉलो करते थे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम महाजनपद एरा को 6th सेंचुरी BCE में जो फ्लरिश थी महाजनपद एरा को, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज से डिनोट करते हैं। तो इन 6th सेंचुरी BCE, जिसमें महाजनपद जो फ्लरिश था, जिसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 1501 से 1600 BCE के अंदर आता है, मतलब एक सेंचुरी 100 साल कंपाइल करती है। जिसका जो टाइम पीरियड था, अगर हम 6th सेंचुरी की बात करें, जिसमें जो टाइम पीरियड था 1501 से 1600 BCE के अंदर टाइम पीरियड था, तो ये कंपाइल करा था। इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज? इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज बोलते हैं। उसके बारे में जानेंगे कि क्यों हम 6th सेंचुरी को सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज बोलते हैं। इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें जो फ्लरिशिंग हुई थी वो हुई थी नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की, जो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसरी थे, शाइनी थे, लस्ट्रस थे। मतलब एक ऐसी पॉटरीज की इन्वेंशन हुआ था जो ब्लैक एंड पेंटेड थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड पोट्री आई थी, जिसको हम डिनोट करते हैं NBP फेज से। जिसकी जो पोट्री थी वो काफ़ी लस्ट्रस थी, ग्लॉसी थी, शाइनी थी, और ये लोग अपने उस पोट्रीज को अल्कोहल के लिए, अपने बर्तनों को सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, अपने कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए ऑफर्स करा जाता था इन नदन ब्लैक पॉलिश पोट्रीज का। नदन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो महाजनपद था ये हमारे नदन एरा में ही फ्लरिश था, क्योंकि हिमालय से नर्मदा की बात हो रही है, तो नदन फेज में, नदन हेमिस्फीयर में ये हमारे ज़्यादा फ्लरिश था। अगर हम बात करें सेकंड स्पेसिफिकेशन की, तो इसे NBP में हमारे यहाँ पे सबसे पहले पंचमार्क कॉइन, मतलब कॉइन की स्टैब्लिशमेंट हुई थी या कॉइन की फॉर्मेशन हुई थी। सबसे पहले इसमें आया था पंच मार्क्ड कॉइन, जो पंच किया जाता था, मतलब गोधा जाता था, जिसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन, जैसे हील्स, क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मतलब होता है आधा चांद बनाया जाता था, माउंटेन्स बनाए जाते थे, और फिश बनाई जाती थी, अलग बुल का साइन बनाया जाता था, और डिफरेंट सिंबल से ये पंच मार्क कॉइन यूज होता था इन द टाइम ऑफ महाजनपद, जिसको लोग निष्का या सतमाना बोलते थे। अब इन्होंने इस कॉइन को नाम भी दे दिया, लोकली निष्का बोल दिया या सतमाना बोल दिया, जो कि मोस्टली सिल्वर के और कॉपर के बने होते थे। ये जो मोस्टली थे ये सिल्वर के और कॉपर के बने होते थे। इसका मतलब ये जब कॉइन हमारे यहाँ पे फ्लरिश्ड हो गया तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम एंड हो गया। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम था एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स टू अनदर। अगर किसी के पास वीट है और किसी व्यक्ति के साथ ट्रेड करना है तो वो उस व्यक्ति को वीट देगा, और अगर किसी व्यक्ति के पास राइस है तो उस व्यक्ति को वो राइस देगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा गुड्स का। जिसके पास वीट है वो वीट दे देगा नेक्स्ट अनदर व्यक्ति को, और जिसके पास राइस है उस व्यक्ति वो जो राइस है वो दूसरे व्यक्ति को दे देगा। इस तरीके के पहले के लोग ट्रेड करते थे, मतलब अपनी ट्रेड एंड इकोनॉमी को फ्लरिश करते थे विद द हेल्प ऑफ बार्टर सिस्टम। लेकिन जब महाजनपद एरा आया तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पंच मार्क कॉइन आया, जिसको निशाका जिसको सतमाना भी बोलते थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर के और कॉपर के बने होते थे। अब ये लोग ट्रेड और अपनी कॉमर्स को कैसे फ्लरिश करते थे? कॉइन्स तो आ गया, अभी जो कॉइन्स की फॉर्मेशन है इनका यूज भी तो करेंगे कहीं ना कहीं, तो ये कहाँ करते थे? तो इसी फेज में उस टाइम पे दो ट्रांस रीजनल रूट आए थे हमारे यहाँ पे, ट्रांस रीजनल रूट फ्लरिश्ड हुए थे। अगर हम इन ट्रांस रीजनल रूट की बात करें तो ये जो रूट्स थे ये दो थे, उत्तरापंथ और दक्षिणापंथ।
उत्तरापंथ जो कंपाइल्ड करता था वो नदर्न इंडिया या नदर्न हेमिस्फीयर, या फिर हेमिस्फीयर नहीं, नदर्न इंडिया के रीजन को कंपाइल्ड करता था। और दक्षिणापंथ अगर बोले तो दक्षिणापंथ जो था वो साउथ इंडिया के रीजन को कंपाइल्ड करता था। तो दो रूट थे, उत्तरापंथ जो कि नदर्न इंडिया को कंपाइल करता था, और दूसरा आता है दक्षिणापंथ जो कि साउथ के रीजन को कंपाइल करता था। अब ये देखते हैं हम कि जो उत्तरापंथ था और दक्षिणापंथ था ये कहाँ तक स्ट्रेच था। तो अगर हम इसकी स्ट्रेच की बात करें, मतलब कहाँ तक ये लंबा था, तो उत्तरापंथ जो था वो इंडस और गंगा की प्लेन्स से टू बे ऑफ बंगाल तक फ्लरिश था, बे ऑफ बंगाल तक था, जो हमारा उत्तरापंथ का ट्रेड रूट था। और जो दक्षिणापंथ का ट्रेड रूट था वो पाटलिपुत्र से गोदावरी रिवर तक था, गोदावरी रिवर तक था। तो ये उस टाइम पे सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेड रूट थे, उत्तरापंथ और दक्षिणापंथ। तो ये था ऑल ओवर हमने चैप्टर महाजनपद के बारे में, जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज बोलते हैं, जिसमें अलग अलग हमारे ट्रेड रूट निकले। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि इन जो ये हमारे 16 महाजनपद थे, 16 इंडिपेंडेंट स्टेट थी, इनमें से सबसे प्रोमिनेंट डायनेस्टी या सबसे प्रोमिनेंट महाजनपद कौन था। जैसे कि जब इन सब में से प्रोमिनेंट जो महाजनपद था वो मगध था, जिसके हम डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, पॉलिसीज आई थी, जिस बीच में हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हमारे फर्स्ट टाइम महाजनपद एरा में इंटरेक्शन हुआ था इंडिया से, मतलब इंटरेक्शन हुआ था ग्रीक का इंडिया से फर्स्ट टाइम इन द टेन्योर ऑफ महाजनपद एरा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।